हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप इस मुश्किल घड़ी में ठीक होंगे और आपका परिवार भी ठीक होगा। दोस्तों, अभी देश में जिस वायरस का प्रकोप है, इसके बारे में आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। इस वायरस की वजह से आज सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया परेशान है। आज सबके दिमाग में दो बड़े सवाल हैं। पहला ये कि कब खत्म होगा ये वायरस, और दूसरा ये कि जब ये वायरस खत्म होगा तो उसके बाद देश का क्या होगा। इस वायरस का कितना असर हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग देश है, यानी कि हम अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए हैं। लेकिन जब भी किसी डेवलपिंग देश की अर्थव्यवस्था को तकरीबन 1 महीने का ऐसा ब्रेक लगता है तो परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। फिलहाल तो पूरी दुनिया ही परेशान है। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है कि अगर इस वायरस को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह का कदम नहीं उठाते तो फिर हमारे पास विकल्प क्या होते। क्या वायरस को इग्नोर करके काम करते रहते? अगर ऐसा होता ना तो कुछ दिनों बाद देश ही काम करने लायक नहीं बचता। तो उस लिहाज से देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वायरस के कहर के खत्म होने के बाद क्या देश एक बार फिर से उठकर खड़ा हो सकता है? क्या हम दोबारा रफ्तार हासिल कर पाएंगे? क्योंकि कहा जाता है कि इस वायरस को आप अपने शरीर से तो हटा सकते हो, अपने जीवन से नहीं। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर हमारा शरीर इस वायरस को हराने में सफल हो भी जाता है तो क्या खराब आर्थिक स्थिति जिसकी आशंका जताई जा रही है उससे देश उबर पाएगा? दोस्तों, आप ये हमारा वीडियो एंड तक देखिए, हम आपको देंगे पूरी जानकारी। आज हम आपको क्लियर कर देंगे कि अगर देश के लिए बुरा समय भी आया तो हम कितने नीचे तक गिर सकते हैं, और अगर सब कुछ नॉर्मल भी रहा तो क्या हम जीडीपी में ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं। सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अभी ये वायरस हमारे देश में दूसरी स्टेज पर है। आई होप कि इस वायरस को हम सब मिलकर यहीं खत्म कर देंगे। लेकिन अगर नहीं बच पाए तो भी मैक्सिमम ये वायरस 5वें स्टेज तक जा सकता है, और उसके बाद तो इसे खुद खत्म होना ही है। लेकिन अब देश के साथ 5 चीजें हो सकती है जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, देश का मार्केट प्रोग्रेस कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अचानक की मार्केट में बूम आ जाए, देश के मार्केट में जबरदस्त उछाल आ जाए, लोग अपनी जेब से पैसे निकालने लग जाएं, खूब शॉपिंग करने लग जाएं। लेकिन फिलहाल इस पैंडेमिक से उबरने के बाद ये होता हुआ संभव नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर दुनिया में किसी देश की इकोनॉमी के साथ ये हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना इंडिया है। नंबर 2, देश का मार्केट स्टैग्नेशन पर रहेगा। अगर इस पैंडेमिक के बाद भी हम जहां थे वहीं रहते हैं तो भी हम विनर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देश को इन 21 दिनों के लॉकडाउन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हमारा जो बिजनेस जैसा था वो अगर वायरस के जाने के बाद भी वैसा ही रहा तो देश के लिए नॉट टू वरी। नंबर 3, देश में आएगा रिसेशन। दोस्तों, यहां से हमारे लिए परेशानी बढ़ सकती है। अगर मार्केट में रिसेशन या व्यापारिक मंदी आ गई तो समझिए बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, बहुत सारे छोटे बड़े शॉप्स बंद होंगे, बहुत लोगों की लाइफ पर इसका डायरेक्ट असर हो सकता है, काम धंधा बंद हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। नंबर 4, देश में आ सकता है डिप्रेशन। दोस्तों, डिप्रेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। ये सिर्फ किसी के इंडिविजुअल लाइफ पर ही नहीं अटैक करता बल्कि पूरे के पूरे देश को भी अपना शिकार बना लेता है। इकोनॉमी डिप्रेशन का मतलब होता है ज्यादातर काम धंधा पूरी तरह से शटडाउन हो जाना। इसका मतलब होता है कि लॉकडाउन के बाद शटडाउन, यानी कि आपकी हिम्मत ही नहीं हुई अपने काम को दोबारा शुरू करने की। इसका फर्क ना सिर्फ आपको पड़ेगा बल्कि उन सबको पड़ेगा जो आपसे डायरेक्ट बेनिफिट या अटैच थे। देश को उबरना मुश्किल हो जाता है यहां से। नंबर 5, क्या हम भी स्पेन इटली की तरह डीप डिप्रेशन में जा सकते हैं? दोस्तों, एक बात तो तय है, इस वायरस की वजह से आधा से ज्यादा यूरोप तबाह हो चुका है। स्पेन और इटली में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों देशों के लिए अभी सबसे बुरा समय आना बाकी है, द वर्स्ट टाइम, और वो होगा जब ये चीनी वायरस से उबर जाएंगे। उसके बाद कई देश महीनों महीनों तक के लिए बंद हैं, अर्थव्यवस्था की अब कोई व्यवस्था रही नहीं। ऐसे में इन देशों में डीप डिप्रेशन आना तय है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप अपने घरों में रहिए। अगर हमने इन 21 दिनों में इस वायरस को देश से उखाड़ फेंका तो हम सब इस स्थिति में जाने से बच सकते हैं। दोस्तों, ये तो थी वो 5 चीजें जो कि हमारे देश के साथ हो सकती हैं। इनफैक्ट हर देश के साथ इन 5 पॉइंट्स में से कोई एक होना है। लेकिन आज सिर्फ फोकस है अपने देश भारत के ऊपर। चलिए दोस्तों, आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। आपको मैं ग्राफ के जरिए समझाता हूँ, शायद आप चीजों को बेहतर तरीके से जान पाए। जिसकी बात मैंने आपसे की थी, अगर देश बाउंस बैक करता है तो वो कैसे हो पाएगा। इस ग्राफ के जरिए आप समझिए। ये है वी शेप, यानी कि विक्ट्री, विक्ट्री फॉर यू, विक्ट्री फॉर मी, एंड अल्टीमेटली ह्यूज विक्ट्री फॉर आवर नेशन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, मार्केट वी शेप की ही तरह इस लॉकडाउन से नीचे तो आएगी, लेकिन फिर अचानक ही ऊपर की तरफ गोली की रफ्तार में चली जाएगी।
पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ यही होने वाला है और मे बी हम डबल स्पीड से बाउंस बैक करें। ये है यू शेप यानी कि अल्टीमेट। जी हाँ दोस्तों, अगर इंडियन मार्केट ने यू शेप की तरह बिहेव किया तो मतलब है मार्केट नीचे आएगा, कुछ दिनों तक नीचे ही रहेगा और अचानक ही आपको ग्रोथ इस मार्केट में दिखने लगेगी। हालांकि इसकी स्पीड उतनी नहीं होगी जितनी कि वी शेप में हमने देखी थी। और तीसरे नंबर पर है एल शेप यानी कि लास्ट। जी हाँ, मार्केट ने एल शेप की तरह बिहेव किया तो समझिए ये ग्राफ नीचे आया और दोबारा कभी उठा ही नहीं। इसे कहते हैं डिप्रेशन। आई विश हमें ऐसे दिन देखने को ना मिले। लेकिन दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंडिया की हालत जीडीपी के मामले में कुछ पतली नजर क्यों आ रही है, क्योंकि देश उस रफ्तार से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है जैसा कि करना चाहिए था। आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी? आखिर क्यों देश जीडीपी में पिछले 2 सालों से थोड़ा पिछड़ रहा है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जीडीपी किसे कहते हैं। जीडीपी को सबसे पहले अमेरिका के एक अर्थशास्त्री साइमन ने 1935 से 1944 के दौरान इस्तेमाल किया था। इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या जरिया होता है। आपको मैं बता दूं कि भारत में जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होता है। जीडीपी के तहत कृषि, उद्योग और सेवा 3 प्रमुख घटक आते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने की औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। दोस्तों जीडीपी को 2 तरह से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उत्पादन की कीमतें महंगाई के साथ घटती बढ़ती रहती हैं। ये पैमाना है कंटेंट प्राइस का, जिसके अंतर्गत जीडीपी की दर व उत्पादन का मूल्य एक आधार वर्ष में उत्पादन की कीमत पर तय होता है। जबकि दूसरा पैमाना है करंट प्राइस, जिसमें उत्पादन वर्ष की महंगाई दर शामिल होती है। दोस्तों देश के तमाम बैंकों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, ये बात हम जानते हैं। इससे ये हुआ कि बैंकों ने बड़े बड़े सेक्टर्स को लोन देने से साफ मना कर दिया है। लेकिन यहाँ पे खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस सेक्टर ने सबसे ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया है। हुआ ये कि बैंकों ने रियल एस्टेट कंपनी को एक भी पैसा लोन में नहीं दिया। अब सारे रियल एस्टेट की कंपनियों ने ये लोन लिया एनबीएफसी से, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। बिल्डर्स ने मकान तो तैयार कर दिए, लेकिन खरीदार एक भी नहीं मिला। इसका असर ये हुआ कि बिल्डर्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का कर्ज चुका नहीं सके, जिसकी वजह से सारी कंपनियां खत्म हो गईं। आज हमारे देश में तकरीबन 6 लाख मकान बनके तैयार हैं, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। दोस्तों अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत को इस वायरस की वजह से फायदा पहुंच सकता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं someone's pain is someone's gain। दोस्तों देखिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हमारी तरह इस वायरस को चीनी वायरस कह रहे हैं, जबकि चीन के प्रेसिडेंट का ऐसा कहना है कि चीन में ये बीमारी अमेरिका ने फैलाई है। लेकिन ये बात तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि अब अमेरिका और चीन के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका अपनी कंपनियों को चीन से फैक्ट्री हटाने को कह सकता है। ऐसे में भारत के पास मौका होगा कि वो इस मौके पर चौका मार दे। अगर चीन से पलायन कर रही कंपनियां भारत आ जाती हैं तो फिर खेल बिल्कुल पूरी तरह से बदल सकता है। और एक बात तो तय है कि आज हर देश चीन को शक की नजरों से देख रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि ये चीन ही है जिसने सबको मौत की चादर में सुलाने का काम किया है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तब मौके भी आते हैं। आइए आपको ये भी बता दूं कि जहां इस वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, वहीं कुछ इंडस्ट्रीज ने इस समय अपना काम डबल कर लिया है। जानते हैं इस वायरस की वजह से कौन सी इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलर, लाइव स्ट्रीमर, मीडिया, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंपनीज एंड मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे बिजनेस रहे हैं जिनकी आगे बढ़ने की रफ्तार वायरस से भी तेज रही। लेकिन वहीं कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिनको काफी नुकसान हुआ, जैसे कि ट्रेवल एंड टूरिज्म, एयर स्पेस एंड फूड सेक्टर। दोस्तों आप आने वाले कुछ दिनों तक कहीं बाहर घूमने नहीं जाना चाहेंगे। दुनिया भर की फ्लाइट अभी बंद है, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। और तीसरा है फूड सेक्टर, जो कि हमेशा से बूम कर रहा था। इस सेक्टर के लोगों को भी काफी तकलीफ हो सकती है। पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी ये कहना मुश्किल होगा कि लोग बाहर निकल कर आएंगे और खाना खाएंगे। अगर भारत को रिसेशन और डिप्रेशन से बचना है तो उसे इस देश की जनता ही बचा सकती है, क्योंकि रिसेशन और डिप्रेशन मार्केट में तभी आता है जब लोग अपने फ्यूचर के डर के मारे पैसे सेव करने लग जाते हैं। अगर लोगों के मन से भय हट गया तो लोग मार्केट में पैसे लगाएंगे और देश को बचाएंगे। लेकिन अगर पैसे लोगों ने दबा लिए तो हालात खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में आपके सामने पेश किए भारत के कुछ अनुमानित तथ्य, जिससे हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है हमारे देश के साथ। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक करें, इसको शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो एक छोटा सा काम कीजिए, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, हाथों को धोते रहिए। टेक केयर।